राम राम सा, जय श्री राला बाबा धाम की। आज का लाइव राजस्थान सरकार के नए मंत्रिमंडल में मंत्री को मिले विभागों और उसके साथ साथ हाल ही में आई आईएएस और आरएस ऑफिसर्स की ट्रांसफर सूची को लेकर है। जब से राजस्थान में बीजेपी की सरकार आई है, कहीं न कहीं चौंकाने वाले नए फैसले आते रहे हैं। चाहे वो विधायक चुनने के बाद में मुख्यमंत्री का चयन करना हो, वो भी सरप्राइज फैसला था। उसके बाद मंत्रियों के लिए लॉबिंग हुई, लेकिन वो भी सरप्राइज करने वाला नए मंत्रियों का आया। और अब ट्रांसफर लिस्ट जब आई है तो जिनका ट्रांसफर हुआ उनको सुबह तक पता नहीं चला कि मेरा ट्रांसफर हो गया, और जिन विधायकों के इलाके में अफसरों की पोस्टिंग हुई है उनको भी पता नहीं कि मेरे यहाँ पर कौन एसडीएम या कलेक्टर आया है। खैर, ये ब्यूरोक्रेसी का एक पार्ट है जो चलता रहता सरकार की एक सामान्य प्रक्रिया, ट्रांसफर पोस्टिंग। लेकिन सबसे रोचक बात मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि क्या बदल रहा है राजनीति और सरकार किस ओर कदम बढ़ा रही है और उन बदलते बदलावों के बीच में अपने आप को कैसे समायोजित करना है। सबसे पहले बात करूंगा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की, जिन्होंने लंबे जद्दोजहद और बहुत सारी मंत्रणाओं के बीच में विभागों का बंटवारा किया। 3 दिसंबर को राजस्थान में चुनावी नतीजे आए, 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री चुना गया और बिल्कुल 15 दिन बाद फिर जो है 30 दिसंबर को मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण हुआ। और उसके भी फिर 5 दिन बाद में जो है 5 जनवरी को नए विभागों के जो मंत्री है वो तय किए गए कि किस मंत्री को क्या विभाग मिलेगी। कई लोग कह रहे हैं कि मंत्रियों की चॉइस है, उनको दिया गया है। कई लोग कह रहे हैं भारतीय भवन से नाम तय होकर आए हैं, कोई कह रहा है कि दिल्ली से नाम तय होकर आए हैं। तो ये अपने अपने कयास है, कहाँ से हुए हैं ये तो करने वाले जाने। अब बात करूंगा कि किसको क्या डिपार्टमेंट मिला और उसकी क्या अहमियत है और उसके क्या परिणाम पार्टी देख रही है, सरकार देख रही है, जनता उसकी क्या रिएक्शंस और फीलिंग्स करती है। सबसे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बात करते हैं। भजनलाल शर्मा के पास में जो है वो है कार्मिक विभाग, जो ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार जो होता है। दूसरा है होम डिपार्टमेंट, गृह, जिसमें पुलिस आती है। और सबसे रुतबेदार जो डिपार्टमेंट है इसी को माना जाता है आयोजना, यानी कि प्लानिंग्स जो होती है। सामान्य प्रशासन, सूचना जनसंपर्क जिसको डीआईपीआर बोलते हैं, और अन्य विभाग जिनमें नीति निर्धारण प्रकोष्ठ है, आबकारी है, एससीबी यानी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जिसमें लगाम कसी जाती है सरकारी अफसरों पर। तो ये डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री के पास है। इसके अलावा पावरफुल डिपार्टमेंट्स के रूप में दिया कुमारी को मिला है फाइनेंस, पर्यटन, कला साहित्य संस्कृति, पीडब्ल्यूडी, महिला बाल विकास और पुरातत्व एवं बाल अधिकारिता। ये वो महत्वपूर्ण विभाग हैं जो पब्लिक डीलिंग भी है, ऑब्लिगेशन के भी हैं, पावरफुल भी हैं और एक तरह से सत्ता का केंद्र बिंदु भी है। क्योंकि फाइनेंस एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ से हर विभाग को जरूरत पड़ती है, हर मंत्री को कहना पड़ता है साहब हमारे डिपार्टमेंट का बजट जल्दी जारी कर दीजिए। आपको बता दें अकेले वित्त का जो है 1,58,253 करोड़ जो है वो फाइनेंस से सरकार को मिलता है, अलग अलग टैक्सेस के रूप में, जो कि आज पत्रिका में उनका दिया गया है। ये आय दिखाई गई इनकम, यानी कि दिया कुमारी के पास में 1,58,253 करोड़ की आय विभागीय होगी। उसको फिर वो अलग अलग मदों में, राज्य के अलग अलग जन कल्याणकारी योजनाओं में, विकास कार्य में खर्च करेगी। लेकिन इसका पावर फाइनेंस मिनिस्टर के पास होगा। और इन्होंने केंद्र की तर्ज पर, जैसे निर्मला सीतारमण वहां पर फाइनेंस मिनिस्टर है, उसी की तर्ज पर राज्य में भी ये प्रयोग शायद किया है। कहा तो ये भी जा रहा है कि अभी सिर्फ फाइनेंस दिया है, बाकी धीरे धीरे ट्रेनिंग देने के बाद में, लोकसभा चुनाव के बाद में सब कुछ, यानी कि चीफ मिनिस्टर भी बनाने की अंदर खाने तैयारी हो रही है। कितना सच है, राजनीति संभावनाओं का खेल है। उसके बाद में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, उनके पास में तकनीकी शिक्षा जिसका बजट है 467 करोड़, उच्च शिक्षा है हाई एजुकेशन जिसका बजट है 2,693 करोड़, आयुर्वेद है जिसका बजट है 1,348 करोड़, योग, प्राकृतिक, यूनानी और होम्योपैथिक चिकित्सा जिसका बजट है 99 करोड़, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा है, यानी कि जिनके अंतर्गत डीटीओ आते हैं, वो है जिसका बजट है 1,041 करोड़। ये बजट के डिपार्टमेंट महत्वपूर्ण रूप से जो है 5 डिपार्टमेंट जो है वो दिए गए हैं उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी को। इसके बाद में अब जो है कैबिनेट मंत्री, जो कि 12 कैबिनेट मंत्री हैं, 2 उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के अलावा कुल 25 की कैबिनेट है।
जिसमें 1 मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री, 12 कैबिनेट मंत्री, 5 स्वतंत्र राज्य मंत्री और 5 राज्य मंत्री। जो राज्य मंत्री होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ में अटैच होते हैं, और स्वतंत्र प्रभार वाले होते हैं वो स्वतंत्र प्रभार मतलब उनके डिपार्टमेंट के मुखिया होते हैं। सबसे पहले शपथ ली थी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने, और माना जा रहा था कि सेकंड सीएम जैसी हैसियत डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। उनके समर्थकों पर, उनके खुद के भी अरमानों पर पानी फिरने जैसा है। लेकिन जब वो निकल रहे थे तो इस तरीके से चुप्पी साधने के लिए पत्रकारों को भी कह रहे थे, समर्थकों को भी कह रहे थे कि कुछ नहीं बोलना। जब पार्टी में समझौते होते हैं तब अच्छे अच्छों की जुबान बंद हो जाती है। ये किरोड़ीलाल मीणा के एक्शन और इशारों में हमने देखा है। खैर जो भी है, उनको मिला है कृषि विभाग। हालांकि कृषि का भी अलग बजट पिछली गहलोत सरकार ने कर दिया था, और लालचंद कटारे ने पहला कृषि बजट अलग से पेश किया था, लेकिन कृषि का बजट बहुत कम है, मात्र 4,774 करोड़ रुपए है। उसके बाद उद्यानिकी, जिसे हॉर्टिकल्चर कहते हैं, 1,255 करोड़ का बजट उसका। ग्रामीण विकास, जिसका 8,505 करोड़ है, लेकिन ग्रामीण विकास से पंचायती राज को अलग कर दिया गया है, और ग्रामीण विकास से पंचायती राज को अलग करने से एक तरह से टकराव की स्थिति भी आ सकती है, क्योंकि ग्रामीण विकास और पंचायती राज लगभग एक से ही डिपार्टमेंट है। उसमें जो अफसरों की ट्रांसफर, पोस्टिंग, इंप्लीमेंट जो होता है पंचायत स्तर पे, वो भी एक ही होता है, लेकिन अब दोनों के अलग अलग मंत्री होंगे तो अलग अलग रिपोर्टिंग होनी है। एक है आपदा प्रबंधन और सहायता, उसका 2,934 करोड़ का बजट है। इसके अलावा सिविल डिफेंस, जिसे नागरिक सुरक्षा कहते हैं, जन अभियोग निराकरण। हालांकि जन अभियोग निराकरण देने से यह है कि बाबा किरोड़ीलाल किसी की भी समस्या सुन सकते हैं। वो राजस्थान के हर डिपार्टमेंट के किसी भी तरह का कोई जन अभियोग आता है तो उसके निराकरण के लिए वो अधिकृत है। इसके बाद में बात करेंगे गजेंद्र सिंह खींवसर, जिनको हेल्थ जैसा महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट दिया गया है, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग। लेकिन इसमें भी चिकित्सा शिक्षा नहीं दी गई है, हॉस्पिटल्स दिए गए हैं। और ईएसआई, जिसका बजट है 13,591 करोड़, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बहुत सारी चिकित्सा सुविधाएं शामिल है। राज्यवर्धन सिंह, जिनको उद्योग और वाणिज्य का जिम्मा दिया गया है, इसका बजट है 120 करोड़। आईटी और संचार, जिसका बहुत बड़ा बजट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 5,365 करोड़। युवा मामले और खेल भी इनको दिया गया है, जिसका बजट है 185 करोड़। कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, जिसका बजट है 2,124 करोड़। और सैनिक कल्याण, जिसका बजट है 80 करोड़। तो अब ये 4-5 डिपार्टमेंट इनके आने से ये समझो कि पिछली बार जैसे उद्योग मंत्री थी शकुंतला रावत और खेल मंत्री, कौशल नियोजन, युवा मामले मंत्री थे अशोक चांदना, दोनों का ही भार इस बार बीजेपी सरकार में कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के पास है। फिर बात करते हैं हम कन्हैयालाल चौधरी की, जो कि मालपुरा से विधायक हैं, और आपको PhD यानी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग जो है वो दिया गया है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, और इसका बजट है 9,733 करोड़। इसके साथ में ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट में दिया गया है, उसका बजट है 92 करोड़। तो इस तरीके से लगभग 9,900 करोड़, 10,000 करोड़ के आसपास का मामला इनके विभाग का है। और इनके सामने प्रदेश की पेयजल परियोजनाओं को अच्छी तरीके से लागू करना, जल जीवन मिशन जैसी महत्वपूर्ण योजना इसमें शामिल है, जिसमें पिछले दिनों भ्रष्टाचार की बहुत सारी बातें उठी। कन्हैयालाल जी निश्चित रूप से इसको अच्छे तरीके से डील करेंगे और हर घर जल पहुंचने का सपना साकार होगा। इसके बाद में बात करेंगे सुमित गोदारा, जिनको दिया गया है खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग। आप लूणकरणसर से विधायक चुनकर आए हैं, और आपके विभाग का बजट है खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले का 2,516 करोड़। इसके अलावा बात करें अविनाश गहलोत की, तो उनके पास में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग दिया गया है, जिसका बजट है 12,239 करोड़, जिसमें स्कॉलरशिप है। जो सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग में बहुत सारी जो समाज कल्याण की योजनाएं चलती है, जिसको समाज कल्याण मंत्री कर सकते हैं, जो पिछली बीजेपी सरकार में मदन जी दिलावर के पास में था, लेकिन इस बार मदन दिलावर जी को जो है उनको दिया है स्कूल एजुकेशन, शिक्षा मंत्री। वैसे उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा प्रेमचंद बैरवा के पास है,
लेकिन जो स्कूल शिक्षा, क्योंकि प्रचलन में जो शिक्षा मंत्री होता है वो स्कूल शिक्षा का ही ज़्यादा फेमस होता है, इसलिए स्कूल एजुकेशन जो है वो दिया गया है मदन दिलावर को। और पूरे राज्य में सबसे ज़्यादा बजट जो होता है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट स्कूल एजुकेशन का होता है, और स्कूल एजुकेशन का बजट है 53,293 करोड़ रुपए। साथ में इनको पंचायती राज दिया गया है, जो कि पहले ग्रामीण विकास के साथ रहता था, लेकिन इस बार ग्रामीण विकास को जिम्मा किरोड़ी लाल जी के पास में है, और पंचायती राज दिया गया है स्कूल एजुकेशन के साथ में मदन दिलावर को, जिसका बजट है 12,106 करोड़। इनको संस्कृत शिक्षा भी दी गई है, जिसका बजट है 701 करोड़। अब नई स्कूलें, एजुकेशन सिस्टम का पूरा फोकस लगभग एजुकेशन मिनिस्टर पर होता है, जो पिछली बार जैसे गोविंद सिंह डोटासरा जी रहे, बाद में बड़ी कल्ला बने। इसके अलावा सुरेश रावत जो पुष्कर से विधायक हैं, जल संसाधन और जल संसाधन आयोजन यानी प्लानिंग और जल संसाधन, जो कि जिसमें पूर्व राजस्थान नहर परियोजना ERCP को, और इनका बजट जो है वो है 6,977 करोड़। जो अंतर्राज्यीय जो जल समझौते रहते हैं, जैसे पंजाब हरियाणा राजस्थान के बीच है, उनका निपटारा करना, उनका पानी प्रॉपर तरीके से सिंचाई के लिए राज्य में लाना, ये सारी जिम्मेदारी इसमें है। और इसके साथ ही यानी कि जिनको अपन कह सकते हैं कि ये सिंचाई मंत्री जो सांवरलाल जी हुआ करते थे वो वाला डिपार्टमेंट है, लेकिन सांवरलाल जी के पास तो जैसे इरिगेशन होता था, इंदिरा गांधी नहर होती थी, जल संसाधन होता था, PhD होता था, उसका एक छोटा सा पार्ट इनको दिया गया है। बात करेंगे जोगाराम पटेल जी की, जिनको संसदीय कार्य मंत्री बनाया गया है, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री, विधि परामर्शी कार्यालय और न्याय, जो कि पिछली बार शांति धारीवाल के पास था, लेकिन शांति धारीवाल जी के पास तो UDH भी था, हाउसिंग बोर्ड भी था, बहुत सारे थे, लेकिन उसका एक छोटा सा पार्ट जो है संसदीय कार्य मंत्री, जो कि जो विधानसभा सत्र चलेगा उसकी प्रक्रिया की जिम्मेदारी इनको रहेगी, जिनको फ्लोर मैनेजमेंट कहा जाता है, उसको संभालेंगे। इसके बाद बात करेंगे जोराराम जी कुमावत, जो जिनको दिया है पशुपालन, मत्स्य एवं डेयरी, गोपालन, देवस्थान विभाग, और इनमें पशुपालन और मत्स्य डेयरी का बजट है 1,837 करोड़, गोपालन का है 1,787 करोड़, देवस्थान का है 95 करोड़। तो इनके सामने पशुपालकों को संभालने की जिम्मेदारी है, उनके जन कल्याण की बात करनी है, डेयरी है, गोपालन है, देवस्थान है। इसके साथ ही बाबूलाल खराड़ी निश्चित रूप से आदिवासी इलाके से आते हैं, तो इनको जनजातीय क्षत्रिय विकास, गृह रक्षा का जो है वो भी दिया, होमगार्ड जो है यानी पुलिस अलग है, गृह विभाग जो है वो मुख्यमंत्री के पास है, लेकिन होमगार्ड जो है वो है बाबूलाल खराड़ी के पास, और जो आपदा प्रबंधन सिविल डिफेंस है वो है किरोड़ी लाल मीणा के पास। यानी पुलिस से रिलेटेड तीनों डिपार्टमेंट्स को भी अलग अलग मंत्री बना दिए गए हैं। और इसके अलावा इनका जो बजट है जनजातीय क्षेत्रीय विकास का वो 1,000 करोड़ का है, 1,052 करोड़। इसके बाद है हेमंत मीणा, जिनको राजस्व डिपार्टमेंट दिया गया है, जो कि पिछली बार हेमाराम जी के पास था, वो डिपार्टमेंट इनको दिया गया हेमंत मीणा जी को। इसका बजट है 2,061 करोड़, यानी कि पटवारी, तहसीलदार, SDO जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स के अधीन आते हैं, तो इसलिए ये विशेष रूप से एक तरह से प्रोटोकॉल जिसको कह सकते हैं वो ठीक मिलता है इसमें। इसके साथ ही अब राज्य मंत्रियों की बात करेंगे जो स्वतंत्र प्रभार वाले हैं। उनमें बात करें झाबर सिंह जी खर्रा की, जिनको अच्छा डिपार्टमेंट मिला है नगरीय विकास और स्वायत्त शासन UDH, जो पिछली बार शांति धारीवाल जी के पास था, हालांकि उनके पास तो और भी कई सारे डिपार्टमेंट थे। नगरीय विकास का राजस्थान में इस समय बजट है 386 करोड़, और स्वायत्त शासन का है 14,385 करोड़, जिसमें आपके नगर पालिकाएं, नगर निगम, ZDA और जो नगर निकाय, नगर परिषदें, वो सब इसी के अंडर में आते हैं। तो शहरों के विकास की जिम्मेदारी एक देसी अंदाज के आदमी को दी गई है, निश्चित रूप से अच्छा करेंगे। दूसरे हैं गौतम कुमार दत्त, स्वतंत्र राज्य मंत्री के रूप में, जिनके पास कोऑपरेटिव है, जो पिछले BJP में अजय सिंह जी के पास थी, अभी कांग्रेस सरकार में जो है अपने उदयलाल आंजना जी के पास थी, अब आई है गौतम कुमार दत्त। इनका बजट है सहकारिता का 1,587 करोड़। अन्य इनको नागरिक उड्डयन है, लेकिन नागरिक उड्डयन तो नाम मात्र का ही होता है, उसका कोई बजट या ऐसा कोई बड़ा काम उसमें नहीं हो पाता है, आप कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री मानिए। इसके बाद बात करेंगे संजय शर्मा, जो अलवर से हैं, और इनको दिया गया है वन मंत्री का दर्जा।
स्वतंत्र प्रभार जिसका 1636 करोड़ का बजट है, और जो पिछली कांग्रेस सरकार में हेमाराम जी के पास था। वन पर्यावरण के साथ जलवायु परिवर्तन, विज्ञान प्रौद्योगिकी, तो वन डिपार्टमेंट अलग है, फिर पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन है, उसका 5.5 करोड़ का बजट है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, उसका 30 करोड़ का बजट है। और इस तरीके से वन संपदा के संरक्षण का जिम्मा संजय शर्मा जी पर है। हीरालाल नागर जो सांगोद कोटा से आते हैं विधायक, आपको ऊर्जा विभाग दिया गया है, जो पिछली कांग्रेस सरकार में भंवर सिंह भाटी के पास था। और अजमेर आपको जो है ऊर्जा विभाग में जिसका 25,048 करोड़, 25,000 से अधिक करोड़ का बजट जो है वो संभालेंगे हीरालाल नागर। इसके साथ ही सुरेंद्र पाल टीटी जो भी विधायक प्रत्याशी है फिलहाल इस तारीख तक, जब तक वो मंत्री बने, और उनको दिया गया है कृषि सिंचित क्षेत्र विकास और इंदिरा गांधी नहर अल्पसंख्यक मामलात और वक्फ। कृषि सिंचित क्षेत्र विकास में 572 करोड़ का बजट है, इंदिरा गांधी नहर का 1337 करोड़ का बजट है, अल्पसंख्यक मामलात और वक्फ है उसका बजट 510 करोड़ है, और अन्य विभाग कृषि विपणन, जल उपयोगिता है, जैसे मार्केटिंग जिसको बोलते हैं, मंडियां वगैरह जिसके अंतर्गत आती है। अब कृषि में भी कृषि विपणन अलग कर दिया है। तो इस तरीके से एक ही डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोगों के कुछ कुछ पार्ट अलग अलग मंत्री की रिपोर्टिंग के होंगे। अब बात करेंगे ये स्वतंत्र प्रभार के बाद में 5 राज्य मंत्री जो कैबिनेट मंत्रियों के साथ अटैच रहेंगे। जैसे ओटाराम देवासी जी हैं, वो पंचायती राज, ग्रामीण विकास, आपदा प्रबंधन, सहायता और नागरिक सुरक्षा, यानी कि 2 मंत्रियों के साथ अटैच रहेंगे, क्योंकि पंचायती राज अलग मदन दिलावर जी के पास है, ग्रामीण विकास किरोड़ी लाल जी के पास है। विजय सिंह जी को राजस्व उपनिवेशन, ये भी राजस्व राज्य मंत्री के रूप में है। सैनिक कल्याण राज्य मंत्री, उपनिवेशन राज्य मंत्री, यानी उपनिवेशन कॉलोनाइजेशन जो होता है, जैसे डूब क्षेत्र में कॉलोनियों का जो डेवलपमेंट किया जाता है, उस तरीके से डूब क्षेत्र के लोगों को कहीं दूसरी जगह बस आउट करना हो। के विश्नोई जी के पास में उद्योग एवं वाणिज्य, युवा मामले, खेल कौशल नियोजन, उद्यमिता, नीति निर्धारण है। अब ये नीति निर्धारण में सीएम के अटैच रहेंगे, उद्योग वाणिज्य में अलग मंत्री के पास रहेंगे, युवा और खेल मामलों में ये राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के पास रहेंगे। तो अलग अलग वो हैं। जवाहर सिंह बेडम जिनको गृह राज्य मंत्री, गौपालन, पशुपालन और डेयरी मत्स्य का जिम्मा दिया गया है, तो ये गृह राज्य मंत्री के रूप में सीएम के अटैच रहेंगे, और गोपालन पशुपालन के रूप में जो है वो जोराराम जी कुमावत के अटैच रहेंगे। मंजू भागमार जी को सार्वजनिक निर्माण, महिला एवं बाल विकास दिया गया, यानी कि ये दिया कुमारी की अटैच मंत्री होगी। तो इस तरीके से ये सारे 25 मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वालों का ये डिपार्टमेंट और अलग अलग इस तरीके का जो है वो डिपार्टमेंट मिले हैं। अब किस तरीके से नए राजस्थान की उम्मीदों के लिए काम किया जाएगा उसको लेकर के वो बात होगी। कुछ कोई जो बातें हैं वो आपकी अपनी राय भी आप लाइव के माध्यम से रख सकते हैं। इसके अलावा बात करूंगा आईएएस अफसरों के ट्रांसफ़र और पोस्टिंग की, जिसमें आज जो लिस्ट आई है, यानी कल रात को जो लिस्ट जारी हुई, उस लिस्ट के अनुसार 72 आईएएस ऑफिसर्स की सूची निकली है ट्रांसफ़र की, और 121 आरएस ऑफिसर्स की सूची निकली है। कई सारे एसडीएम बदले गए हैं, कई सारे कलेक्टर बदले गए हैं, कई सारे जो हैं वो अलग अलग विभागों के सचिव बदले गए हैं। तो इन ट्रांसफ़र और पोस्टिंग में पूरी तरीके से संघ की चली है। न मंत्रियों से पूछा गया है, न अधिकारियों को पूछा गया, अधिकारियों को चॉइस नहीं पूछी गई, मंत्रियों की सिफारिश नहीं ली गई है। और मोदी जी ने बीजेपी ऑफिस में विधायकों, मंत्रियों और पार्टी पदाधिकारियों की मीटिंग में स्पष्ट कह दिया कि कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए डिजाइन नहीं करेंगे, हम अपने आप ट्रांसफ़र पोस्टिंग करेंगे। तो इस तरीके से समझिए कि दिल्ली से सब कुछ तय हो रहा है। जो चीफ सेक्रेटरी आए हैं सुधांशु पंत, वो पहले दिल्ली में डेपुटेशन पर थे, हालांकि वो राजस्थान में खूब रहे हैं, राजस्थान कैडर के आईएएस अफसर हैं, वो चाकसू में एसडीओ रहे हैं, जयपुर के कलेक्टर रहे हैं, हालांकि उनका प्रशासन का बहुत अच्छा अनुभव है। तो ये समझिए कि चीफ मिनिस्टर से ज़्यादा जो है चलने वाली वो चीफ सेक्रेटरी की है। अगर चीफ मिनिस्टर भी किसी तरह का ज़्यादा इंटरफेयर करेंगे तो सीएस सीधा पीएम को रिपोर्ट करेंगे। तो इसलिए सीएम भी चाह रहे हैं कि ठीक है साहब, जो हो रहा वो ठीक है। और इसीलिए डोटासरा जी जो कभी तंज कसते हैं पर्ची सीएम, वो ये बात साबित हो रही है।
पर्ची सीएम, पर्ची मिनिस्टर, इस तरीके की चीज़ें जो है वो अंदर खाने चल रही है। अभी एक तैयारी और है, जो मंत्रियों के ऐसे लगते हैं जिनको विशिष्ट सहायक कहते हैं, कोई पीएस भी बोलते हैं, जो आरएस ऑफिसर्स होते हैं जनरली, तो वो भी पहले मंत्रियों की पसंद के बनाए जाते थे। मंत्री जो नाम लिख के देता था वही आरएस ऑफिसर लगता था। इस बार अब ऐसा नहीं है, मंत्री जी ने नाम लिख के दिया कि साहब मेरे ये आरएस ऑफिसर ऐसे लगाओ, मंत्री जी को जवाब मिलता है कि ये डिजायर, ये अनुशंसा करने की जरूरत नहीं है, हम हमारे हिसाब से आपके यहाँ पर ऐसे लगाएंगे, वो हमारा काम है, यानी कि संघ और पार्टी का काम है। तो इसलिए मंत्रियों को भी जो ऐसे है वो अपने मनपसंद के नहीं मिले हैं। एक तीसरी तैयारी और हो रही है, संघ के जो लोग हैं उनको जो जैसे प्रत्येक विधायक को और मंत्रियों को कुछ प्राइवेट पीए भी रखने का अधिकार होता है, स्टाफ, वो भी अब संघ के लोग तय करेंगे, ताकि उनकी सारी रिपोर्टिंग संघ को वो लोग करते रहेंगे, तनख्वाह मंत्री जी के पीए के रूप में अदा की जाएगी। ये तैयारी इस तरीके से, एक समझिए कि ये जो निजता पर है, निजता पर भी एक अंकुश है। यूँ देखा जाए तो लोकतंत्र में कि आप का जो आदमी जो है, जिसको अपन कह सकते हैं कि मुखबिर टाइप की बातें हो जाएगी कि किसी मंत्री के आप संगठन का एक ऐसा आदमी लगा दो कि सारी सब कुछ चीज़ें वो, क्योंकि जो निजी सहायक होता है प्राइवेट सेक्रेटरी, वो सभी चीज़ें जो होती है, जो शपथ अपन ले रहे हैं लोकतंत्र में संविधान की विधि सम्मत, कि तब तक जब तक कि जरूरी नहीं तब तक उन विषयों को मैं एक राज्य के मंत्री के तौर पर संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। लेकिन ये तो सब कुछ एक तरह से उजागर होने जैसी बातें हैं एक संघ की दृष्टि से। तो ये सारी तैयारी भी की जा रही है। सुबह कई सारे अफसरों की जब लिस्ट देखी तो मेरे कई सारे आरएस आईएएस ऑफिसर्स दोस्त हैं, मैंने उनको पूछा भाई आप वहाँ कलेक्टर लग गए, आप वहाँ एडीएम लग गए, वहाँ सीओ लग गए, वहाँ डायरेक्टर लग गए, वहाँ एसडीओ लग गए, क्या बहुत लंबा आपने टूर तय किया? उन्होंने कहा साहब हमें तो सुबह लिस्ट देखने के बाद पता चला है। तो मैंने कहा आपने सिफारिश करवाई, कई सारे विधायक महोदय से मैंने बात की, मैंने कहा सर आपके यहाँ पर एसडीओ आए हैं, तो मैंने कहा आपकी पसंद का? बोले भाई हमारे को तो पता ही नहीं है कि कोई नया एसडीओ आ गया, मैं तो सुबह अखबार में पढ़ने से ही पता लगा या लिस्टें जो सोशल मीडिया पर आई उससे। तो इट मीन सब कुछ सरप्राइज हो रहा है। और एक मंत्री जी का मैंने बयान सुना तो कह रहे थे कि भाई अब जो भी हो रहा वो है, मोदी है तो मुमकिन है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी जयपुर में हैं। पूरे देश भर के राज्यों के डीजीपी और आईजी की कॉन्फ्रेंस चल रही है। इसके साथ ही जितनी भी जो देश की आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा में लगी हुई जो हमारी एजेंसीज हैं, उन सभी एजेंसियों के डीजी आए हुए हैं। तो जयपुर में एक बड़ा वीआईपी मोमेंट है, 2 दिन तक यहीं रहेंगे, तो देश भर की नज़रें हैं। तो मोदी अमित शाह की उपस्थिति में ये फैसले हुए हैं, किसी को सवाल उठने का तो बात ही सामने नहीं आ सकती। क्योंकि जब मुख्यमंत्री का फैसला हुआ था तो राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि ये भजनलाल शर्मा का नाम है, अगर आपके पास और कोई उपयुक्त नाम हो तो बताइए, लेकिन किसी की मजाल है कि कोई नाम दूसरा बता दे। तो इसलिए जो कुछ हो रहा है, अब मंत्री भी मन महसूस रहे हैं, विधायक भी कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को कैसे मोबिलाइज किया जाएगा। तो कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज कहे कि भाई साहब के पास जाओ। अच्छा, मुझे संघ की एक बड़ी चीज़ जो रोचक भी लगती है, हालांकि उनका अनुशासन बहुत गजब का होता है, डेडिकेशन होता है, अपना सिस्टम होता है। किसी के पास जाओ कि भाई साहब ने कहा था, भाई साहब को बता दिया होगा और भाई साहब को बता देना, भाई साहब को समझा दे। इसमें यही पता नहीं चलता कि भाई साहब आखिर है कौन। तो ये जो सारा कुछ है वो पूरी तरीके से लोकतंत्र पर कुछ चीज़ें देखो हनन भी है, इसको यूँ कहे तो कुछ नया बदलाव भी है, नए नवाचार भी हैं। लेकिन नवाचार भी आप कह सकते हैं, लेकिन एक तरह से ये किसी की निजता का हनन करने जैसा भी ये प्रयास है। क्योंकि सरकार में हर जो इलाके की जो परिस्थितियाँ होती है, किस इलाके में किस तरीके का अफसर अच्छे तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम कर सकता है, ये चीज़ें वहाँ रात दिन काम करने वाले जनप्रतिनिधि को पता होती है। उसकी केमिस्ट्री का आदमी हो, न्यायोचित तरीके से कुछ सिफारिश की जा सकती हो। क्योंकि जब मनमर्जी के सब अफसर लगेंगे तो फिर अफसरों पर भी अंकुश नहीं रहेगा। दूसरी चीज़ अफसरशाही हावी हो जाएगी, अफसरशाही के ऊपर भी एक अंकुश ऊपर लगा दिया गया। तो इसलिए जिसके प्रति रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए उसका अंकुश न होकर जिसके प्रति रेस्पॉन्सिबल नहीं है, तो एक तरह से ये लाइजनिंग जैसा खेल हो गया। लाइजनिंग जो है वो लोकतंत्र में ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती है, क्योंकि फिर तो वो इस तरीके की बात हो जाती है कि एक प्रोफेशनल जो कंपनी चलाते हैं कि बॉस के प्रति आपको डेडिकेट होना है, उसमें रिश्ते नाते न्याय सौहार्दपूर्ण विधि सम्मत चीज़ें कहीं गौण हो जाती है। तो एक तरफ ये खुली छूट है, और इसके साथ ही जो विधायकों को प्रधानमंत्री ने नसीहत दी है कि आप अधिकारियों से अच्छा व्यवहार करें, उनकी अच्छी सीख, इसको मानना चाहिए।
इसके साथ ही अलग अलग जो परिस्थितियां हैं उनके अनुसार समन्वय स्थापित करने की बात की गई। देखते हैं क्या होगा, लेकिन आपकी क्या राय है इस तरीके के चल रहे माहौल के बीच में कि जिन मंत्रियों को विभाग मिले हैं वो कितनी अच्छी परफॉर्मेंस कर पाएंगे। बिल्कुल लोकतंत्र है, अपनी अभिव्यक्ति का, आज़ादी का, अधिकार का इस्तेमाल करते हुए आप अपनी बात तथ्यात्मक रूप से, स्वतंत्र रूप से रखें। अफसरों की जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रही है वो किस तरीके से आप उचित मानते हैं, इनमें क्या सुझाव, क्योंकि अपन सक्षम लोगों तक जहाँ से ट्रांसफ़र पोस्टिंग होते हैं उन लोगों तक अपनी बात रखने में सक्षम हैं। तो आपकी बात को मैं वर्बली भी, लिखित में भी और सजेशन के रूप में भी उन तक पहुँचाऊँगा, ताकि राज्य का समग्र विकास हो, प्रॉपर तरीके से नीति निर्धारण हो और जो भी फैसले सरकार लेती है उसमें आम जन के सुझावों की भागीदारी भी हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। राम राम सा। जय श्री राला बाबा धाम की। राम राम सा। धन्यवाद सर।